नमस्ते। कभी सोचा है ये जो कुछ भी हमारे आसपास है, ये हवा, ये पानी, ये कुर्सी, आखिर बना किस चीज से है? चलिए आज पता लगाते हैं। हम एक सफर पर निकल रहे हैं पदार्थ के सबसे छोटे हिस्से यानी एटम के अंदर, और इसके सारे राज खोलेंगे। अच्छा, तो सवाल ये है कि क्या सबसे छोटी चीज को भी तोड़ा जा सकता है? पता है, 2000 साल से भी ज्यादा समय तक सब यही मानते थे कि नहीं, बिल्कुल नहीं। एटम मतलब ऑटोमस, जिसे काटा ना जा सके। ये आखिरी चीज है, इसके आगे कुछ नहीं। पर फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। कुछ ऐसे सुराग मिले जिन्होंने पूरी सोच ही पलट दी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बड़े ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल आइडिया से। डॉल्टन जैसे कई थिंकर्स ने कहा कि देखो, दुनिया की हर चीज छोटे छोटे गोल गोल कणों से बनी है, ऐसे कण जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, और इन्हीं को नाम दिया गया एटम्स। और कमाल की बात यह है कि ये आइडिया कि एटम टूट नहीं सकता सदियों तक, मतलब सेंचुरीज तक चलता रहा। सब यही मानते थे। लेकिन फिर आया 19वीं सेंचुरी का अंत, और कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिन्होंने इस पुरानी सोच की मानो जड़ें ही हिला दी। तो सबसे पहला बड़ा क्लू कहाँ से मिला? बिजली से। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए और एक हैरान करने वाली बात सामने आई। पता चला कि जो एटम है ना, ये अकेला नहीं है, इसके अंदर और भी छोटे चार्ज्ड पार्टिकल्स छुपे हुए हैं। तो हुआ ये कि वैज्ञानिकों ने गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स में दो तरह की अजीब सी किरणें देखीं। एक थी नेगेटिवली चार्ज्ड कैथोड रेज, और इन्हीं से हमें मिला इलेक्ट्रॉन। और दूसरी थी पॉजिटिवली चार्ज्ड कैनाल रेज, जिनसे हमें प्रोटॉन के होने का इशारा मिला। अच्छा, तो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन का आइडिया भी। तो जे थॉमसन ने इन सब को मिलाकर एटम का पहला मॉडल बनाया। इसे प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, पर अपने यहाँ तरबूज से समझना आसान है। सोचिए, पूरा तरबूज एक पॉजिटिव चार्ज का गोला है, और उसके अंदर जो काले बीज धसे हुए हैं वो है नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। इससे क्या हुआ? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर हो गए और पूरा एटम न्यूट्रल हो गया। अब मॉडल तो बन गया, पर क्या ये सही है? इस तरबूज मॉडल को टेस्ट कैसे करें? ये एक बड़ा सवाल था, और इसका जवाब दिया थॉमसन के ही एक स्टूडेंट अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। उन्होंने एक कमाल का एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। देखिए, रदरफोर्ड की टीम ने क्या किया। उन्होंने सोने की एक बहुत ही पतली, मतलब बहुत ही पतली फॉइल ली और उस पर पॉजिटिव चार्ज वाले भारी अल्फा पार्टिकल से हमला किया। अब अगर थॉमसन का तरबूज वाला मॉडल सही होता तो क्या होना चाहिए था? ज्यादातर पार्टिकल्स थोड़ी बहुत मुड़कर निकल जाते, है ना? पर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। रिजल्ट तो एकदम शॉकिंग था। आप यकीन करेंगे, 99.9% अल्फा पार्टिकल्स सीधे, बिल्कुल सीधे उस फॉइल के आर पार निकल गए, जैसे वहां कुछ हो ही नहीं। ये क्या बात हुई? ये तो एक बहुत बड़ी पहेली थी। रदरफोर्ड ने जो देखा उसे उन्होंने कुछ ऐसे बयां किया कि ये तो वैसा ही है जैसे आप एक पतले से टिश्यू पेपर पर तोप का गोला चलाएं और वो गोला पलटकर वापस आप ही को लग जाए। मतलब इतना ज्यादा हैरान करने वाला था ये। इस एक एक्सपेरिमेंट से एक रेवोल्यूशनरी कंक्लूजन निकला। वो ये कि एटम कोई ठोस गोला नहीं है। अरे, एटम का तो ज्यादातर हिस्सा एकदम खाली है, और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग पूरा मास वो एक बहुत ही छोटी, बहुत ही डेंस जगह पर इकट्ठा है। और यहीं से जन्म हुआ एक नए मॉडल का। अब एटम कैसा है? बीच में एक छोटा सा भारी पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर, जिसे नाम दिया गया न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ खाली जगह में हल्के फुल्के इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काट रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे ग्रह सूरज के चक्कर लगाते हैं। पर रुकिए, इस नए मॉडल में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उस जमाने की फिजिक्स कहती थी कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल अगर घूमेगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, मतलब एनर्जी खोएगा। तो इस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन को घूमते घूमते स्पाइरल बनाते हुए फटाक से न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था। एटम तो कोलैप्स हो जाता, पर ऐसा तो होता नहीं है। तो सवाल था, क्यों? इस पहेली को सुलझाया रदरफोर्ड के ही एक और स्टूडेंट नील्स बोर ने। उन्होंने एक बड़ा ही डेयरिंग आइडिया दिया। उन्होंने कहा, नहीं, इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूम सकता। उसके लिए कुछ खास रास्ते, कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स बने हुए हैं, जिन्हें शेल्स कहते हैं। और जब तक इलेक्ट्रॉन अपने शेल में है वो कोई एनर्जी नहीं खोएगा, बस
प्रॉब्लम सॉल्व्ड, एटम स्टेबल हो गया। तो बोर के मॉडल से हमें एक स्टेबल एटम मिल गया। चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्सों को जोड़ते हैं और एटम की एक पूरी तस्वीर को समझते हैं। अब पिक्चर में आता है हमारा आखिरी खिलाड़ी, द न्यूट्रॉन। ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है। इसका कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल है। लेकिन हाँ, एटम के मास में इसका भी उतना ही हाथ है जितना प्रोटॉन का। तो अब हमारी टीम पूरी हो गई है। 3 मेन प्लेयर्स हैं। न्यूक्लियस के अंदर बैठे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो मिलकर एटम का सारा वजन मतलब मास संभालते हैं। और बाहर जो खाली जगह है उसमें घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो एटम का साइज यानी वॉल्यूम तय करते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात, किसी भी एलिमेंट की पहचान क्या है, मतलब कोई चीज हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है या गोल्ड है, ये कैसे तय होता है? सिर्फ और सिर्फ एक चीज से, उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं। इसी को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। और ये इतना फंडामेंटल है कि अगर आपने प्रोटॉन का नंबर बदला तो एलिमेंट ही बदल जाएगा। कमाल है। अच्छा, हमने ये तो जान लिया कि इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में घूमते हैं, पर वो इन शेल्स में भरते कैसे हैं? क्या कोई कहीं भी जा सकता है? नहीं, इसके लिए भी कुछ पक्के नियम हैं। इसी अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो नियम ये है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये फिक्स्ड है। इसके लिए एक फॉर्मूला है 2n²। यहाँ n है शेल का नंबर। तो पहले शेल n=1 में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल n=2 में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे में 18 और इसी तरह आगे भी। लेकिन इन सब में सबसे ज़रूरी बात क्या है? वो ये है कि हर एटम स्टेबल होना चाहता है, उसे शांति चाहिए। और ये स्टेबिलिटी उसे कब मिलती है? जब उसका सबसे बाहरी वाला शेल, जिसे वैलेंस शेल कहते हैं, पूरा भर जाए। और ज़्यादातर एलिमेंट्स के लिए इसका मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी को कहते हैं द ऑक्टेट रूल। और यही बात हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर ले आती है। अगर हर एटम स्टेबल होना चाहता है तो फिर केमिकल रिएक्शंस होते ही क्यों हैं? जवाब इसी में छुपा है। एटम्स का स्टेबल होने के लिए, यानी अपने बाहरी शेल को पूरा भरने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को लेना, देना या शेयर करना, बस यही तो है पूरी केमिस्ट्री। तो अगली बार जब भी कोई केमिकल रिएक्शन देखें तो याद रखिएगा, ये सब बस एटम्स की स्टेबिलिटी पाने की एक कोशिश है।